हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन योर ओन स्टडी पॉइंट HLV डिजिटल क्लासेस। आज हम बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में दिए गए हैं कक्षा 12 के विज्ञान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यर्थ किए। उम्मीद है तैयारी बेहतर चल रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पैटर्न चेक कर लेते हैं कि पैटर्न कैसा होगा। तो इसमें देखिए हमारा जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम होगा तो वो 29 डेट को उसमें 70 मार्क्स का टोटल पेपर ये बनेगा। ठीक है, 30 मार्क्स आपके किसके होंगे? प्रैक्टिकल के, जो आपने दिए होंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो हमारी टाइमिंग है वो 3 घंटे 15 मिनट की है। इससे पहले प्रश्न पत्र पे क्या दिया गया होगा? निर्देश दिए गए होंगे जो कि इस प्रकार हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा, सभी प्रश्न अनिवार्य है करना। तीसरा, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। यानी क्योंकि जीव विज्ञान का पेपर है तो इसमें हमें अधिक से अधिक जितनी भी अपनी जो आंसर्स लिखने हैं उनमें हमें डायग्राम का रोल रखना पड़ेगा। फिर दिया गया है चौथा, जिसमें लिखा है सभी प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। यानी सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा दिया गया है तो इसे देखते हैं। क्या है पहला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग को प्रतिनिधित्व करता है? पहला इसमें दिया गया है पुमंग, तीसरा दिया गया है गुरु बीजाणुधानु, सेकंड दिया गया है जायांग और चौथा दिया गया है परागण। तो इसमें कौन सा भाग जो पुष्प है, कौन से भाग का पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है? तो उसमें क्या होगा? पुमंग, जिसे इंग्लिश में एंथर कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण किससे होता है? माँ के लिंग गुणसूत्रों से होता है, या अंडाणुओं की माप से होता है, या शुक्राणुओं की माप से होता है, या पिता के लिंग गुणसूत्रों से होता है? तो हमें पता है कि माता के लिंग गुणसूत्रों में XX और पिता के लिंग गुणसूत्रों में XY। तो जब X से X क्रॉस होगा तो XX मतलब फीमेल, जब X से ये फिर X होगा तो XS। ठीक है, लेकिन अब जब ये Y जो होगा वो जब X से मिलेगा तो क्या होगा? XY। और फिर ये यानी जो पिता का लिंग गुणसूत्र होता है उसमें पिता के लिंग गुणसूत्रों में ही से जो है संतति का निर्धारण होता है कि उसका लिंग कैसा होगा। नेक्स्ट दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसमें उपयोग उसका कहाँ कहाँ होता है? चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, या इन दोनों में होता है, या किसी में नहीं होता? तो हम देखेंगे इसमें तीसरा, क्या चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है और इन दोनों में। तो हमें इन दोनों में लगाना पड़ेगा, यानी सही उत्तर हमारा होगा इन दोनों में। फिर नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है? तो एक हमारा होता है पश्चिमी घाट और दूसरा होता है पूर्वी हिमालय। यहाँ पर हमारा एक दिया गया है अरावली पर्वत, दूसरा दिया गया है इंडो गैंगटिक मैदान, जो कि ये भी गलत है, ये भी गलत है। उसके बाद पूर्वी घाट दिया गया है, क्योंकि भोगा यहाँ पर पूर्वी हिमालय होता तो हम लगा देते। लास्ट में बचा हमारा पश्चिमी घाट, इसका मतलब पश्चिमी घाट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? क्लाइनफिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। तो क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम दोनों में पूछ रहा है और इन दोनों में क्या होगा?
अधिकतर में 46 ही होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक गुणसूत्र जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से ये 47, कभी कभी 48 या कभी कभी 49 की संख्या में हमें ये मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है, नर जनन कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो इसमें हमें बताना है कि नर जनन की किस विभाजन द्वारा ये जो है किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो इसमें हम जानेंगे क्या होगा यहाँ पर, अर्धकोशिका विभाजन द्वारा। नोट करते रहिए, अर्धकोशिका विभाजन द्वारा। अर्धकोशिका विभाजन द्वारा। फिर बताया गया है परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। इसमें बताना है हमें कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या होती है द्विगुणित, 2n, द्विगुणित। नेक्स्ट दिया गया है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। तो लिखिए इसमें डीएनए लीगेज, यही एंजाइम है जो डीएनए को अणुओं के खंडों में तोड़ता है। उसके बाद दिया गया है समिष्ट में परिकल्पित जो पिरामिड होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो अधिकतर में इसमें लिखिएगा अधिक से अधिक सीधे, अधिक से अधिक सीधे। यानी इसके कहने का मतलब क्या होता है, जो अधिकांश पारिस्थितिक तंत्रों में क्या होता है, संख्या, ऊर्जा और जो बायोमास होता है ये सभी पिरामिड में कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। क्या बताया गया है, ऊर्जा और बायोमास के जितने भी पिरामिड होते हैं वो सारे सीधे होते हैं। फिर दिया गया है हमारा लघु उत्तरीय। पहले हमारे बहुविकल्पीय थे जो एक एक नंबर के थे, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, उसी में क्वेश्चन आएगा अति लघु उत्तरीय, जो वो भी एक एक नंबर के ही होंगे। इसमें संख्या होंगी 5, 1 गुणे 5 बराबर 5 नंबर के, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा आएगा लघु उत्तरीय का फर्स्ट, यानी इसमें सेकंड भी दिया गया होगा। तो लघु उत्तरीय के फर्स्ट में 2-2 नंबर के हैं और ये 4 हैं, तो 4 दूनी 8 नंबर के हैं, ठीक है। तो इसमें दिया गया है पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है। तो पक्षियों को लिंग निर्धारण हमें स्पष्ट करना है, देखते हैं। सबसे पहले हम लॉन्ग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ताकि हमें बार बार इधर उधर जाना ना पड़े। पहले लॉन्ग से स्टार्ट करते हैं। आपने इतना तो देख लिया कि बहुविकल्पी पहले होते हैं, उसके बाद हम लॉन्ग देखते हैं। लॉन्ग में क्या बताया गया, पैटर्न बता दें, ठीक है। हमने आपको क्या बताया, बहुविकल्पी वाले बता दिया कि इसमें पहला उमंग सही होगा। मनुष्य में संतान में लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग हम चिकित्सा और कृषि दोनों में करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय जैव विविधता का तफसल कहा जाता है, तो उसमें पश्चिमी घाट लगा दिया। उसके बाद हमने बताया आपको, क्या बताया, जो क्लाइनफिल्टर और टर्नर सिंड्रोम होते हैं तो इनमें 46 की जगह पर 47, 48, 49 ऐसे गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है इस रोग में। उसके बाद बताया जो नर जनन कोशिकाएं होती किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। उसके बाद में तीसरा बताया परागण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये द्विगुणित होती है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणुओं को खंडों में तोड़ देता है, तो डीएनए लीकेज हो जाएगा। समिष्ट में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं, इसमें अधिकतर जो बायोमास और ऊर्जा संख्या होती है वो अधिकतम सीधे ही होती है। फिर यहाँ पर जो लघु उत्तरीय है उसमें 5 होंगे, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 नंबर का आएगा। देख लीजिए अति लघु उत्तरीय तक हमने सॉल्व करा दिया है। अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे इसे।
तो लघुत्तरी देख लीजिए कि पैटर्न ऐसा होगा पेपर का। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दिया गया है लघुत्तरी सेकंड, जिसमें ये 4 नंबर का होगा। ठीक है, 3-3 नंबर के कितने होंगे क्वेश्चन? 4। तो 4×3 12 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद में फिर आएगा उसमें 5 में का में ही लघुत्तरी के पहले में ही दीर्घोत्तरी का सेकंड पार्ट है ये। इसमें क्या मलेरिया होगा, और इसमें जैविकीय अध्ययन के संक्रामक रोग, जैव उर्वरक किस प्रकार से होते हैं, और बैक्टीरियोवायरस क्या होता है। फिर ऐसे ही आएगी टिप्पणी लिखने के लिए, जो कि होगी हमारी 3 नंबर की, 1.5 नंबर की अलग अलग से। जब PCR में अगर आपने लिखा है तो उसमें आपको 1.5 नंबर दे देगा, प्रतिबंध एंजाइम लिखा है तो उसमें आपको 1.5 नंबर दे देगा। फिर खा और ये गा नंबर, इसमें आपको 3-3 नंबर मिलेंगे। फिर दिया है इसी में निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करना है, जो कि हमारा 1.5 नंबर का हो जाएगा। उत्पादन, अपघटन और परजीविता एवं सहभोजिता। फिर हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमने सबसे पहले सोचा कि हम जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न को स्टार्ट करें। तो इसमें हमने बताया आपको कि दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें आपको करने कितने होंगे। पहला, उन दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा तो उसे हम चूज़ करेंगे। उसके बाद में 8वां, उन दोनों में से कोई एक चूज़ करेंगे। उसके बाद में 9वां है, उसमें कोई एक। तो यानी यहाँ पर 5 नंबर का एक हो गया, फिर एक 5 नंबर का हो गया और एक फिर एक। यानी जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर होते हैं वो 15 नंबर के आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है, और इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं हमें ये भी बताना है। पढ़ते रहिए, आज का प्रश्न पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए प्रश्न पत्र, क्योंकि उससे पहले पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसा आएगा। ठीक है, तो बड़ा कर दे थोड़ा स्क्रीन को ताकि दिखाई दे। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि नर जनन अंगों में निम्नलिखित 3 भागों में नर जनन अंग को बांटा जा सकता है। पहला इनका बताया गया है मुख्य जनन अंग। ठीक है, इन अंगों में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। जो मुख्य जनन अंग होते हैं उनमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, जिसमें दिया गया है वृषण, फिर एपिडिडाइमस, फिर शुक्राशय, शुक्रवाहिनी। ठीक है, उसके बाद दिया गया मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग के बाद क्या दिया गया है, शिश्न। तो चलिए पहले देख लेते हैं डायग्राम। ये है डायग्राम। तो उसमें बताया गया ना, यूरेथ्रा मूत्रमार्ग, पेनिस हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या बताया गया था, ठीक है, वृषण, स्क्रॉटम, टेस्टिस। ठीक, तो ये मुख्य जनन अंग है जहां पर युग्मकों का निर्माण होता है। मुख्य जनन अंग, ठीक है, इन अंगों में युग्मकों का निर्माण होता है। वृषण, यहाँ पर टेस्टिस बताया गया। वृषण क्या होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। यह कहाँ, उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, कोश में, जिसे कहते हैं स्क्रोटल सैक। ठीक है, वृषण लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 से सेंटीमीटर क्या होता है, ये मोटा होता है। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं का बना हुआ होता है, जो शुक्रजन नलिकाएं कहलाती हैं। शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन भी यही हमसे कह रहा है। क्या कह रहा है कि इसमें ये बताना है कि इसमें शुक्राणु जो होते हैं वो कहाँ संचित होते हैं, ये बताना है। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। तो यहाँ पर सचित्र वर्णन में पहले हमने यूरेथ्रा देख लिया, कहाँ पर है, टेस्टिस देख लिया, स्क्रोटम देख लिया। ठीक, तो ये बता दिया। उसके बाद में वृषण में ये बता दिया कि जो वृषण होता है वो एक जोड़ी होता है और उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और वो एक जोड़ी में होता है। देख रहे हैं ना, एक जोड़ी में है, और इसमें क्या है, नलिकाएं हैं। ठीक है, और ये 2 से 5 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 से सेंटीमीटर क्या होता है, मोटा होता है, और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। एपिडिडाइमस पूछ रहा है, एपिडाइमस क्या होता है। एपिडिडाइमस के 3 भाग होते हैं, शीर्ष एपिडिडाइमस जिसे कहते हैं कैपुट एपिडिडाइमस, मध्य भाग या एपिडिडाइमस काय, कॉर्पस एपिडिडाइमस, तथा पुच्छ एपिडिडाइमस। ठीक है, ये होता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के 3 भाग।
ये होता है एपिडिडाइमस। फिर दिया गया है वास एफ्रेंशिया, यानी ये जो चीज़ होती है यही होती है एपिडिडाइमस। ठीक है, इसी के भाग बताए गए हैं वहाँ पर, बाकी ऊपर में तो भाग दिए नहीं गए। ये है एपिडिडाइमस। फिर दिया गया वास डिफरेंस, अभी बताया था ना, एपिडिडाइमस के जस्ट नीचे होता है शुक्रवाहिनी, वास डिफरेंस। एपिडिडाइमस में एक शुक्रवाहिनी निकल कर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्रमार्ग के अधर भाग में खुलती है। देखें, एपिडिडाइमस की एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए मूत्रमार्ग के अधर में खुलती है। एपिडिडाइमस के नीचे वास एफ्रेंशिया होती है, जो कि उदर गुहा से निकलकर कहाँ पर, मूत्रमार्ग में खुलेगी। ठीक है, ये चीज़, ये देखें, यही चीज़ यहाँ से है ना, ये ऐसे करके और फिर जो वास डिफरेंशिया होती है ये यहाँ पर है। अब ये यहाँ से ऐसे जाके और ऐसे, ये कहाँ खुलेगी, मूत्रमार्ग में। ठीक, उसके बाद हमारी आ गई शुक्राशय। शुक्राशय क्या होता है, यह एक द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। जो शुक्राशय होता है वो द्विपालित थैलीनुमा ग्रंथिल संरचना होती है। इसमें क्या होता है, चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर्य के मुख्य भाग को बनाता है और शुक्राणुओं को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि शुक्राणुओं को पोषण कहाँ से मिलता है, तो उसमें बताएंगे कि हम इसे, और शुक्राणुओं को पोषण कहाँ से मिलता है, शुक्राशय से, जिसमें एक चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जिसे हम वीर्य कहते हैं, और यहीं पर शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। नेक्स्ट हम बताएंगे मूत्रमार्ग। इसमें क्या होता है, मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग द्वारा बाहर आते हैं। ठीक है, फिर शिश्न है या मैथुन अंग है या वृषण कोशों के मध्य स्थित होता है। शिश्न के मध्य भाग से मूत्र गुजरता है जो शिश्न के अग्र छोर पर खुलता है। मूत्र मार्ग द्वारा ही वीर्य के साथ शुक्राणु क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। यूरेथ्रा के द्वारा ही मूत्रमार्ग से बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये टेस्टिस हमारे दिए गए हैं जो कि उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। ये वास एफ्रेंशिया है जो कि मूत्राशय मार्ग में खुलता है। ठीक है, फिर टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स अंदर होते हैं, कुंडलीनुमा संरचनाएं होती हैं। एपिडिडाइमस आपने देख लिया। अब हमारी बारी आती है, और ये शुक्रवाहिनी है, सेमिनल वेसिकल। इसे देखें, ये अभी हमने पढ़ा है ना, सेमिनल वेसिकल शुक्र वाहिका है। जो शुक्राशय होता है इसमें चिपचिपे पदार्थ होते हैं और यहीं से इनको क्या मिलता है, शुक्राणुओं को पोषण मिलता है। उसके बाद में हम जानेंगे जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं, ऐसी ग्रंथियां जो जनन में सहायक हों। इन ग्रंथियों का स्रावण जनन प्रक्रिया में सहायक होना है। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसमें सबसे पहले कौन सी ग्लैंड आएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका चित्र देख लीजिए, प्रोस्टेट ग्लैंड है कहाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये देखिए, ये क्या है, हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये वाला पार्ट, ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये क्या है, एक सहायक जनन ग्रंथि है। तो इसमें देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है, यह ग्रंथि मूत्रमार्ग के अधर तल पर स्थित होती है। ठीक है, यह अनेक पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का क्षारीय तरल स्रावित होता है। यह मूत्रमार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है और जिनसे जो शुक्राणु होते हैं वो सक्रिय बने रहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ये अधर तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, अधर तल पर। उसके बाद ये अनेक पिंडों के लॉब्यूल्स की बनी होती है। इस पर क्या होता है, इस ग्रंथि से हल्के क्षारीय रंग का तरल स्रावित होता है। यह मूत्र मार्ग की अम्लीयता को नष्ट करता है जिससे शुक्राणु जो होते हैं वो सक्रिय बने रहते हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड है हमारी, वो क्या करती है,
एक तो यहाँ पर क्षारीय तरल रंग का द्रव भरा होता है जो कि क्या करता है, मूत्र मार्ग जब होता है तो वहाँ पर अम्लीयता को नष्ट करता है, उससे दूर रखता है। ठीक है, और इसी में क्या होते हैं, शुक्राणु इससे सक्रिय बने रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड क्या होता है, ये ग्रंथियां एक जोड़ी होती हैं। काउपर्स ग्लैंड क्या होती है, एक जोड़ी होती है तथा मूत्र मार्ग के दाएं बाएं ओर स्थित होती हैं। काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारीय चिकने द्रव का स्रावन करती हैं या मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता है और योनि मार्ग को चिकना बनाकर मैथुन सहायक होता है। काउपर्स ग्लैंड देख लेते हैं, ये है काउपर्स ग्लैंड। यही जो है वो एक तरल पदार्थ को स्रावित करता है। नेक्स्ट है हमारा पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल जो ग्लैंड होती है वो एक जोड़ी ग्रंथि होती है, मलाशय के पास स्थित होती है। इससे जो स्रावित रसायन होता है वो क्या करता है, गंध प्रदान करता है। ठीक है, विशेष प्रकार के एक गंध प्रदान करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे जो जनन में सहायक ग्रंथियां होती हैं, पहली काउपर, प्रोस्टेट और पेरिनियल। तो देखिए पहली क्या है, काउपर, काउपर, प्रोस्टेट और पेरिनियल। पेरिनियल, पेरिनियल, पेरिनियल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस ग्लैंड। ठीक है, पेरिनियल। वो मलाशय के पास होती है इसलिए इसमें इस फिगर में नहीं ड्रॉ है। फिर हमारी आती है सहायक जनन अंग। ये अंग क्या होते हैं, जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं। ठीक है, इनका जो वर्णन होता है वो ऐसे है। एपिडिडाइमिस आपने देखा पहले ही, ये लगभग 6 मीटर लंबा, पतला और अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। आपने देखा था ना, ऐसे ऐसे करके बनी हुई थी उस टेस्टिस में, ऐसे बना हुआ था ना, तो यहाँ पर ऐसे करके और यहाँ पर ऐसे लगा हुआ था। तो इसका मतलब जो ये लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है जो वृषण के अग्रपश्च तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक होती है। यह अति कुंडलित होकर लगभग 4 सेंटीमीटर की लंबी, चपटी और कौमा के आकार की संरचना बनाती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणुओं का संग्रहण और परिपक्वन होता है। तो ये जो एपिडिडाइमस, ऊपर जो क्वेश्चन में लिखा था कि जहाँ पर शुक्राणु संचित होते हैं वहाँ हमें उसे लिखना था, तो वहाँ पर हम बताएंगे उस स्थान का नाम क्या है, एपिडिडाइमस। इसी में क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो संग्रहण और यहीं पर परिपक्वित होते हैं। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही था इसमें यही बताना था कि मुख्य जनन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और इसमें ये बता दीजिए कि इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं, तो हमने लास्ट में बता दिया कि एपिडिडाइमस की जगह पर शुक्राणु संचित होते हैं, वहीं पर परिपक्व होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया था, क्या दिया है, ये भी हमें 5 नंबर में पूछ सकता है। अगर अथवा में आप मनुष्य जनन तंत्र करना है तो वो वाला 5 नंबर में इनमें से कोई एक ही करना है, तो हम दोनों के बताए दे रहे हैं। दिया है पुष्पी पादपों में लैंगिक बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन। चलिए देखते हैं। लघु बीजाणु जनन, इसमें क्या होता है, लघु बीजाणु जनन का हमें क्या करना है, सचित्र वर्णन करना है। देखिए, लघु बीजाणु जो होता है, मातृ कोशिका में लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया को हम क्या करते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। लघु बीजाणु के मातृ कोशिका में जब लघु बीजाणु बने तब उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन। फिर लिखा है, तरुण परागकोशों की कुछ अधःस्तरीय कोशिकाएं होती हैं जिसे हाइपोडर्मल सेल कहते हैं, अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं। तो जो तरुण परागकोशों की कुछ अधःस्तरीय कोशिकाएं होती हैं वो क्या हो जाती हैं, अन्य कोशिकाओं से भिन्न होने लगती हैं। इनको हम प्रपस्सु कोशिकाएं या आर्चस्पोरियल सेल्स कहते हैं। प्रत्येक प्रपस्सु कोशिका क्या होती है, परिणत विभाजन द्वारा एक बाहरी प्राथमिक भित्ति व आंतरिक प्राथमिक लघु बीजाणु जनन बनाती है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं अंतःभित्तीय मध्य
स्तर व टेपिटम का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो टेपिटम कोशिकाएं होती हैं वो क्या करेंगी, बहुगुणित केंद्रक और कोशिका द्रव्य में युवित संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर टेपिटम का जब निर्माण करेंगे तो टेपिटम होगा कैसा, तो टेपिटम की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुगुणित पॉलीप्लॉइड होती हैं, उनका केंद्रक और कोशिका द्रव्य यूबिस जैसी संरचनाएं बनाता है। ठीक है, ये पराग कणों के परिवर्धन में सहायक होती हैं। टेपिटम की कोशिकाएं क्या होती हैं, नष्ट होकर लघु बीजाणु जनन को पोषण प्रदान करती हैं। जब ये टेपिटम की कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो क्या करेंगी, लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करेंगी। फिर जो प्राथमिक पुंबीजाणु जनन है वो क्या करेगा, कोशिकाओं में 2 या 3 विभाजन लघु बीजाणु द्वारा मात्र कोशिकाओं का निर्माण करेगा। अब वो जो पुंबीजाणु जनन है वो क्या करेगा, उन्हीं कोशिकाओं द्वारा क्या करेगा, 2 या 3 को विभाजित होकर के लघु बीजाणु की मात्र कोशिका का निर्माण करेगा। फिर प्रत्येक क्रियात्मक लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु का निर्माण करेगा। द्विबीजपत्री पादपों में ये चतुष्फलक होते हैं। ठीक है, द्विबीजपत्री में ये लघु बीजाणु जनन जो होते हैं वो चतुष्फलक होते हैं, टेट्राहेड्रल जिसे कहते हैं, इस व्यवस्था में ये लगे होते हैं। द्विबीजी पत्रों में परागकणों की भित्ति जो होती है वो निर्माण युगपत होती है, जबकि एक बीजी पत्री में पादपों के उत्तरार्ध क्रमानुसार है। ठीक है, परागण से पहले की दी गई है ये परिवर्धन, इसमें ये देखिए डायग्राम क्या दिया गया है, ये 2 पराग मात्र कोशिकाएं हैं, मदर सेल डिप्लॉयड हो गई हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद 4 संतति केंद्रक बनाया, फिर 4 अगुणित हैप्लॉइड हुई है। ठीक है, उसके बाद ये जो अवस्था है केंद्र के विभाजन की, पहले ये क्या होंगी, मियोसिस करेंगी, फिर मियोसिस सेकेंड करेंगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, जो कि प्रोसेस हमारी कहलाएगी साइटोकाइनेसिस। अगर आप अच्छे से अगर फिगर ही तैयार कर लेते हैं तो इसी से आप जो है लिख सकते हैं, उतनी ज़रूरी थ्योरी याद करने की नहीं है, डायग्राम ज़रूर बनाइएगा बस। उसके बाद में दिया गया है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। थ्योरी याद करने में ज़्यादा कठिन है, अगर आप डायग्राम बना देंगे तो उससे जो है एग्जामिनर पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है डायग्राम बना के और 4, 5, 6, 7, 8, 9 लाइन की जो है थ्योरी लिखकर नंबर ला सकते हैं। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जिसमें 2n जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल है। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर युगपत करेगा, जो कि क्रमानुसार पहले ये इस तरह डिवाइड होगा न्यूक्लियस, फिर ये दूसरे में बॉन्ड बनाएंगे, हैप्लॉइड होंगे, उसके बाद में ये 4 चतुष्फलक, द्विबीजी पत्र में ऊपर बताया गया ना कि चतुष्फलक बनाते हैं। उसके बाद क्रमानुसार ये ऐसे सम द्विपार्श्वीय होंगे। और इसे किसने किया था, अब इसमें पराग नलिका होती है, उस पराग नलिका की खोज इटालियन के वैज्ञानिक जीबी अमिकी ने पोर्टुलाका ओलिरेसिया में सन 1824 ईस्वी में किया था। प्रायः ये क्या, एक परागण से केवल एक पराग नलिका ही बनती है, इन्होंने बताया। ऐसे परागकणों को हम एक नलिके कहते हैं, जिसमें एक परागण से केवल एक नलिका बने उसे हम एक नलिकीय कहते हैं। ठीक है, ऐसे परागकणों को, लेकिन मालवेसी तथा कुकुरबिटेसी जिसमें खीरा ककड़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाए, उन सदस्यों में क्या होता है, एक से अधिक पराग नलिकाएं निकल सकती हैं, इन्होंने ये चीज़ बताई। फिर बताया कि ऐसे परागकण जो बहुनलिकीय होते हैं उन्हें पॉलीसिफेनस कहते हैं, और पराग नलिका में पहले नाल केंद्र जाता है, उसके बाद वो नष्ट हो जाता है। पराग नलिका में बीजांड में प्रवेश करने से पहले जनन कोशिका 2 छोटे छोटे नर युग्मक मेल गैमिट्स का निर्माण करती है। डायग्राम बना दिए, डायग्राम के बाद 8-9 लाइनें लिख दीजिए कि क्या होता है, परागण से पहले क्या होता है और परागण के बाद क्या होता है, तो में आपको नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये और ये हो गया, ये है अनुवांशिकी कूट क्या है, इसकी क्या मुख्य विशेषताएं है ये बताना है। अगर जैव विकास आपको आ रहा है तो जैव विकास लिख दीजिए, और उसमें भूवैज्ञानिक कालों में जो पादपों पर विकास किए गए थे उनका सचित्र वर्णन करना है। 5-5 नंबर का है, कोई भी एक कर दीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अनुवांशिकी कूट से। देखते हैं अनुवांशिकी कूट क्या है। अनुवांशिकी कूट, अनुवांशिकी कोड को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड भी कहते हैं।
अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड क्या होता है? डीएनए अणुओं में स्थित नाइट्रोजन क्षारकों का वह अनुक्रम, क्योंकि डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं ना, तो उनका जो अनुक्रम होता है जिसमें प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण के लिए क्या हो, संदेश निहित होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन निहित होती हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहते हैं। ये इस प्रकार के हो सकते हैं, ये दिए गए हैं। जैसे कोडान, कोडान में क्या होता है? कोडान अनुवांशिक कोड के अंदर ही आता है। इसमें दिया न्यूक्लियोटाइड्स के उस समूह को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश या कोड हो, उसे हम कोडान कहते हैं। अगर एक अमीनो अम्ल के लिए संदेश दिया गया होगा तो हम क्या कहेंगे? उसे कोडान कहेंगे। न्यूक्लियोटाइड के उस समूह को जिसमें एक अम्लीय अणु के लिए संदेश दिया गया हो, उसे हम कोडान कहते हैं। इसे हम कैसे इस कोडान को लिखेंगे? AUG से समारंभ क्या होगा? कोडान होगा। नेक्स्ट दिया गया है हमारा एंटीकोडान। एंटीकोडान में क्या होता है? एंटीकोडान में लिखा है tRNA में उपस्थित, यहाँ पर था न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित, यहाँ पर है tRNA में उपस्थित उसी 3 क्षारक समूह को जो mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक हो, उसी को हम कहेंगे एंटीकोडान। tRNA में उपस्थित 3 क्षारक समूह जिसमें mRNA में उपस्थित कोडान का पूरक हो कोई, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एंटीकोडान कहेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा दिया गया है त्रिकोड। त्रिकोड में क्या होता है? अभी एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने बताया है ट्रिपलेट कोड को। क्या बताया है ट्रिपलेट कोड में? बताया है गैमो, इनका नाम है वैज्ञानिक का, 1904 में इन्होंने बताया था। उन्होंने बताया कि जो 3 अक्षारीय कोडों की संभावना प्रकट की। गैमो नाम के वैज्ञानिक ने 1954 में बताया कि 3 अक्षारीय कोडों की संभावना प्रकट की इन्होंने कि डीएनए और आरएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं और लगभग 20 अमीनो अम्ल जो होते हैं वो विन्यास के कोड रखते हैं। इनके विन्यास पर आधारित होता है ये सब। 20 अमीनो अम्ल के विन्यास का कोड इन्हीं के बेसिस पर आधारित होता है। अगर हम यह मान लें कि जो प्रत्येक कोड है केवल एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो इससे अगर हम ये मान लें कि प्रत्येक कोड केवल एक न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, प्रत्येक जो कोड है वो एक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, तो इससे ये ब्लैक पेन से लिखा है, देखिएगा, क्या है? कुल 4 कोड बनेंगे। अगर ये मान लिया जाए कि एक न्यूक्लियोटाइड से केवल एक कोड बने, प्रत्येक कोड जो है एक न्यूक्लियोटाइड से बने, तो कुल 4 कोड बनेंगे जो केवल 4 अमीनो अम्ल के विन्यास को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर प्रत्येक कोड 2 न्यूक्लियोटाइड का बना है तो मान लिया जाएगा कि 4-4, इसका मतलब 16 कोड बनेंगे। तो ये भी 20 अमीनो अम्ल के लिए पर्याप्त नहीं है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए बना कोड से 4 × 4 × 4 बराबर 64 कोड शब्द बनते हैं। ये 20 अमीनो अम्ल के लिए आवश्यकता से अधिक हो जाएंगे, क्योंकि जब एक अमीनो अम्ल में कितने बन रहे हैं? 16। इसी तरह तो 20 अमीनो अम्ल के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। अगर 3 के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड के लिए बनाया जाए तो 64 बन रहा है, तो 20 अमीनो अम्ल के लिए इतने अधिक नहीं हो जाएंगे। तो इन्होंने बताया कि जो अतः गैमो की 3 जो अक्षारीय कोड की संभावना थी वो सही हुई, ये बताया गया इसमें। उन्होंने जो चीज़ कही वो सही कही। उसके बाद बताया गया है श्रृंखला का समारंभ या समापन कैसे होता है। सिस्टोन के प्रथम कोडान समारंभ इनिशिएशन कोड कहते हैं। सिस्टोन का अगर प्रथम कोडान हो तो उसे हम कहते हैं समारंभ कोड। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कोडित का संदेश प्रारंभ करता है। अगर पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला है, वहाँ से कोडित होने वाला कोई संदेश है, तो वो ये प्रारंभ करेगा। अधिकतर श्रृंखलाओं में क्या होता है, AUG जो होगा वो समारंभ का कोडान होता है। यह मेथिओनिन नामक अमीनो अम्ल को क्या करता है, कोडित करता है। इसी प्रकार के सिस्टोन का अंतिम कोडान क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का समापन करता है। ठीक है, इसी को हम समापन कोड कहते हैं। श्रृंखला का समारंभ और समापन करने वाला कोडान। तो सिस्टोन जो होता है वो समारंभ कोड कब कहलाएगा,
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो होती है उसमें होने के संदेश को ये प्रारंभ करेगा। AUG जो होता है वो समारंभ कोडान होता है। यह क्या करता है, ये मेथिओनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। जो समारंभ में AUG वाला समारंभ कोडान है ये क्या करता है, मेथिओनिन नामक अमीनो अम्ल को कोडित करता है। अब सिस्ट्रॉन का अंतिम कोडान जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इसका जो समापन करे वही समापन कोडान होगा। इस कोडान में कितने, 3 होते हैं, समापन वाले में 3 कोडान होते हैं, मतलब UUA, उसके बाद UGA और UAG। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखना है। प्रारंभ में जब इनके कार्य का ज्ञान नहीं था जब UAA, UGA और UAG इनका जब हमें प्रारंभ में ज्ञान नहीं था तो ये क्या थे, निरर्थक कोडान कहे जाते थे, नॉनसेंस कोडान। ठीक है, तो ये हमारा अनुवांशिक कोड समाप्त होता है। लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन भी हमने कर लिया था और मानव जनन में तंत्र, नर जनन तंत्र भी देख लिया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है 9वां प्रश्न, पादपों की जाति विविधता 22% और जंतुओं की 72%, इसकी अपेक्षा बहुत कम है। किसकी, पादपों की जो जाति विविधता है वो जंतुओं की जाति विविधता से कम है। ठीक है, तो जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, इसका क्या कारण है, हमें इसमें कारण बताना है। ये कम है और ये अधिक है, तो अधिक क्यों है ये बताना है। क्यों जंतुओं में जाति विविधता अधिक है। तो अपने क्वेश्चन पे ये है, जंतुओं में अधिक विविधता का कारण, यही कारण है। क्या कारण है दिया है, जंतुओं की अधिक विविधता में निम्न कारण हो सकते हैं। पहला, जंतुओं की गतिशीलता, क्योंकि जंतु गतिशील होते हैं और पादप एक जगह स्थिर होते हैं, तो एक पहला कारण सबसे पहले ले लिया, क्या ले लिया गया, जंतुओं की गतिशीलता, जिसे हम कहते हैं गतिशीलता को मोटिलिटी। मोटिलिटी में क्या है, इन्हें अलग अलग पर्यावासों हेतु अनुकूल प्रदान किए गए होंगे। ठीक है, पौधों को स्थिर होने के कारण ऐसे आवासों में उगना अवसर नहीं मिलता है, तो ये हो गया। जंतुओं में जब गतिशीलता होगी तो वो अपने अनुकूल प्रवास के स्थान के लिए वो निकल जाते हैं, लेकिन जो पौधे होते हैं वो स्थिर होते हैं, तो उन्हें उसी आवास में उगना पड़ेगा जिस आवास में वो हैं, और उन्हें आगे उस आवास में, अनुकूलित आवास में जाने का अवसर नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट दिया गया है पादप स्वपोषी। अब जो पादप है वो क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, मतलब स्वपोषी है, खुद से भोजन बना सकता है। तो सभी पादप में सिर्फ प्रकांड संश्लेषण विधि द्वारा भोजन का निर्माण होता है। सभी इस हेतु CO2 और जो हमारा जल होता है उसका प्रयोग करते हैं। अतः पादपों में पोषण को लेकर विविधता उत्पन्न नहीं हुई। ठीक है, इनमें विविधता उत्पन्न नहीं हो रही है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं और उससे क्या निर्मित कर, और क्या क्या हम लोग उससे ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल ले रहे हैं। ठीक है, और इसी कारण इन पादपों में क्या हो रहा है, पोषण को लेकर कोई भी विविधता उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन जंतुओं में क्या होता है, जंतु क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं, प्राणी सम होते हैं और ये पोषण प्रदर्शित करते हैं। ये क्या करते हैं, पोषण प्रदर्शित करते हैं। स्पर्धा को कम करने, रिसोर्स पार्टीशनिंग व निकेत वैशिष्टीकरण के लिए जंतुओं में पौधों के विभिन्न भागों से भोजन करने हेतु अनुकूल हुए, इसलिए अलग अलग मुखांग वाले कीट, अलग अलग चोंच वाले पक्षी आदि विकसित हुए। अब क्योंकि इनमें विविधता उत्पन्न नहीं हुई और जंतु क्या, विषम पोषी, प्राणी सम पोषण ये सब प्रदर्शित करते हैं, तो जो पादप थे उनमें स्पर्धा हुई। ठीक है, स्पर्धा को कम करने के लिए रिसोर्स पार्टीशनिंग हुई, निकेत विशिष्टीकरण के कारण क्या हुआ, जंतुओं में पौधों के क्या हुए, विभिन्न भागों से भोजन प्राप्त करने हेतु अनुकूलन
ठीक है, इसलिए क्या हुआ, उनके अलग अलग मुखांग हुए, कीट अलग अलग चोंच वाले, पक्षी आदि विकसित हुए। उसके बाद नेक्स्ट है सी, जंतुओं में तंत्रिका संवेदी अंग के कारण शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। जंतुओं में क्या होता है, तंत्रिका होती है और संवेदी अंग होते हैं जिनके कारण उनमें शीघ्र प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्या होंगे, अनुकूलन के लिए अधिक अवसर इनको मिलेंगे, क्योंकि संवेदी होते हैं, इनमें तंत्रिका तंत्र होता है, जिसकी वजह से ये अवसर इन्हें ज़्यादा मिलेंगे अनुकूलित होने के लिए। जंतुओं में दृढ़ कोशिका जो होती है वो भित्ति के अभाव के कारण डीएनए में उत्परिवर्तन अधिक होता है। जंतुओं में क्या होती है, दृढ़ कोशिका भित्ति का अभाव होता है, जिसके कारण उनमें डीएनए का उत्परिवर्तन अधिक होता है। अतः इनमें क्या होती है, अधिक भिन्नताएं उपजती हैं, मतलब उत्पन्न होती हैं, जंतुओं में अधिक उत्पन्न होती है। पहला वो तो बता दिया गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया था, अब फिर क्वेश्चन देखेंगे देर उत्तरी का क्या दिया गया है। ठीक है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति के, यहाँ पर ये बताया ना कि पादपों की जाति विविधता 72% है और इनकी 22% है। तो ऐसा क्या कारण है कि 72% है इनकी, तो हमने देखा है इनके संवेदी अंग जो होते हैं, तंत्रिका तंत्र होता है, वो अपेक्षाकृत अधिक मतलब कि जो होता है, जिसकी वजह से ये अपने अनुकूलित अवसर को ढूंढ लेते हैं, प्रवास को। ये क्या होते हैं, गतिशीलित होते हैं, ये स्थिर होते हैं। इनमें जो होता है वो डीएनए मतलब कि जो है परिवर्तित होता रहता है, इनमें ऐसी कोई मतलब संभावना ज़्यादा नहीं बनी होती है, जिसके कारण जंतुओं में अधिक विविधता होती है। अब हम ये नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में हमें जाति क्षति होती है उसका मुख्य कारण बताना। तो भौगोलिक क्षेत्र में जाति की क्षति होना, चलिए देखते हैं। तो निम्न कारणों से हो सकता है। पहला क्या हो सकता है, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जाति की क्षति के लिए जो कारण है, पहला तो है टुकड़ों में बंट जाना। क्या है, टुकड़ों में बंट जाना, जिसे कहते हैं हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन। कृषि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, सड़कों तथा रेलों के निर्माण आदि के कारण जीवों के बड़े बड़े प्राकृतिक आवास छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। किसके किसके कारण, कृषि के कारण, औद्योगिकरण इंडस्ट्रियल्स के कारण, शहरीकरण के कारण, सड़कों और रेलों के निर्माण के कारण क्या हो गया, ये जो जीव होते हैं ये बड़े बड़े प्राकृतिक आवास में छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गए। जिससे क्या हुआ, कारण विभिन्न जीव जाति जो होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर निवास करने लगे। उसके बाद उनका फैलाव एक निश्चित स्थान तक सीमित ही रह गया। दूसरा कारण क्या हो सकता है इनकी जाति क्षति का, प्रदूषण। जीवों के प्राकृतिक आवासों में आई कमी के साथ भी एक कारण हो सकता है, जिसके कारण किसी समुदाय में उपस्थित बहुत सी जातियां क्या होती, प्रभावित होती हैं। अगर उनके आवासों में कोई कमी आ गई है तो वो किसी समुदाय द्वारा उपस्थित होगा। ठीक है, विदेशी जातियों का आक्रमण क्या होता है, अगर विदेशी जातियों का आक्रमण या आगमन हो जाए, इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन और एक्सोटिक स्पीसीज, तो क्या हो जाएगा, बहुत सी विदेशी जातियां हैं जो अपने आप को बदलते पर्यावरणीय दशाओं में से आसानी से अनुकूलित कर लेती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी पर्यावरणीय जाति होती हैं जो बदलते अनुकूलित मौसम के अनुसार अपने आप को ढाल लेती हैं। उस पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। तो कुछ विदेशी जातियाँ होती हैं जो वहाँ पर प्रवास कर रहे जंतु जातियों को क्या करती हैं, उनका भक्षण कर देती हैं और उन्हें समाप्त कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, क्या दिया गया है, सहविलुप्तता। ये क्या है, सहविलुप्तता, कोएक्सटिंक्शन। कोएक्सटिंक्शन में क्या है, एक जाति के लिए विलुप्त होने से उस पर क्या होता है, आधारित दूसरी जंतु पादप जातियों के विलुप्त होने लगती है। अगर एक जाति के विलुप्त हो जाने पर क्या होगा, दूसरी जो पादप जंतु होगी वो भी विलुप्त होने लगती है। सहविलुप्तता का मतलब एक साथ दूसरे को देखकर
दूसरा भी जो है विलुप्त हो जाए। उदाहरण के लिए जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त हो तब उसके विशिष्ट परजीवी भी जो होंगे वो विलुप्त होने लगेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, संरक्षण नहीं पूछा गया था, उसमें केवल क्षति के बारे तक पूछा गया था, तो हम क्षति के बारे इसके बाद हमारा है, क्योंकि क्षति के बारे में ही पूछा गया था तो वहीं तक हमें बताना है, उसके संरक्षण के बारे में नहीं बताना है। तो ये हो गया किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति के मुख्य कारण, और पादपों की जाति विविधता कैसे अधिक होती है, उनकी कम क्यों होती है और जंतुओं की अधिक क्यों होती है। आनुवंशिकी कूट बता दिया गया, मनुष्य के नर जनन तंत्र को बता दिया गया, उनमें शुक्राणु एपिडर्मिस में स्थित होते हैं वो बता दिया, पुष्पी पादपों में लगान और लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन भी हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारा है मलेरिया। मलेरिया हमने नेक्स्ट वीडियो में बताया ही हुआ है, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ठीक है। हम प्लेलिस्ट पे है वीडियो, उसमें हमने बताया है कि जो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र कैसे स्वच्छ और नामांकित चित्र बना सकते हैं और उसका कैसे वर्णन कर सकते हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें भी उसी में ऐड हैं। जैव उर्वरक किस प्रकार की मृदा में उर्वरकता बढ़ाते हैं ये भी हमने बताया है, ठीक है। 6 नंबर है क्या है, पीसीआर प्रतिबंधन एंजाइम बताना है, जो कि 3-3 नंबर में है, 1.5 नंबर में। उसके बाद जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में क्या उपयोग है और परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, इसका कोई उदाहरण देना है। उत्पादन, अपघटन और परजीविता सहभोजिता। चलिए देखते हैं 6 में। ये रहा पॉलीमरेज पीसीआर ना, उस पर टिप्पणी लिखनी थी तो देख लीजिए। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। इसमें क्या होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, ठीक है। देखते हैं इसमें सिद्धांत भी दिया गया है, सिद्धांत के बाद ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज होती है वो भी बताएंगे। इसी में लिखा है पुनर्योगज डीएनए के तकनीक में वांछित जीन के प्रवर्धन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जब हमें वांछित जीन जानना हो, उसके प्रवर्धन करना हो, तो उसमें जो है हमें डीएनए की तकनीक का यूज़ करना पड़ेगा। किसी भी डीएनए खंड के प्रवर्धन एम्प्लीफिकेशन के लिए विकसित की गई तकनीक पॉलीमरेज चेन एक रिएक्शन है, ठीक है। इस तकनीक द्वारा प्रयोगशाला लाभकारी जीन की 1 अरब मिलियन प्रजातियां हम प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। इस तकनीक का विकास किसने किया था, कैरी मुलिस, ठीक है। कब किया था, 1985 में किया था। इसका सिद्धांत क्या है, पीसीआर, ठीक है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सिद्धांत क्या है, डीएनए का उच्च ताप पर विकृतीकरण होना, डीएनए का उच्च ताप पर क्या होना, विकृतीकरण, हीटेड करना उसे, जिससे इसके दोनों रज्जु अलग अलग हो जाए। जब ये एक साथ हैं और इनका जब विकृतीकरण किया गया तो ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग होना। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से क्या होगा, दोनों रज्जुकों की प्रतिलिपि बन जाएगी और अतः द्विरज्जुकीय डीएनए अणु क्या होंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे। द्विरज्जुकीय अणु जो होंगे डीएनए के वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है जिससे हमें डीएनए की लाखों प्रतियां मिल जाती हैं और इसमें ऐसे डीएनए पॉलीमरेज का उपयोग किया जाता है जो उच्च ताप पर सक्रिय बना रहे। तो यहाँ पर डीएनए के जो पॉलीमरेज होते हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ताप को सह सके। उनके बाद में उनको अलग किया जाता है और एक एंजाइम द्वारा उनकी बार बार जो है प्रतिलिपि बनाई जाती है, ठीक है। यही इसका सिद्धांत है। फिर क्या किया गया, अब जब ये पीसीआर डेवलप हुई तो जीन बैंकों की स्थापना हुई
दूरशीत परीक्षण हुआ, उसके बाद ऊतक का संवर्धन भी इससे किया जाने लगा। उसके बाद इसके उपयोग कहाँ कहाँ ये उपयोग किया जाता है, किसी भी डीएनए खंड के आवर्धन अथवा डीएनए क्लोनिंग हेतु पीसीआर एक महत्वपूर्ण विधि है। इसका क्या कर सकते हैं प्रयोग, डीएनए के अनुक्रम को ज्ञात करने की सीक्वेंसिंग भी होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच में क्या होता है, पीसीआर की मदद लेते हैं, जहाँ पर फॉरेंसिक विज्ञान में भी पीसीआर काफ़ी हद तक महत्व रखती है। जीनोम के डीएनए की बहुरूपता का भी अध्ययन इसमें ही किया जाता है और नए संक्रामक रोगों के स्रोत की पहचान, जो भी नए संक्रामक रोग होंगे तो उसमें जो है इस स्रोत की पहचान भी की जा सकती है कि इसमें मुख्य स्रोत कौन सा है जो नए संक्रामक रोग को फैला रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पीसीआर की मदद लेंगे। पॉलीमरेज में 1.5 नंबर का था, इतना नहीं लिखना था। अगर आप इसमें सिद्धांत लिख देंगे और इसमें वैज्ञानिक का जो खोज है जो दिया गया था, ठीक है, कैरीमुलेस, तो उनको बता देंगे, बस उतना ही काफ़ी है, हमने डिटेल में जान लिया। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा उसी में क्या दिया गया था, प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम देख लीजिए, इतना ही लिख दीजिए, बस काफ़ी है। क्या दिया प्रतिबंधन एंजाइम में कि प्रतिबंधन जो एंजाइम होता है उसको आणविक कैंची भी कहते हैं। तो हमें प्रतिबंधन एंजाइम का एक दूसरा नाम भी पता चला, आणविक कैंची, वह एंजाइम जो डीएनए को काटे। प्रतिबंधन एंजाइम का मतलब क्या होता है, वह एंजाइम जो डीएनए को काटे। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहलाता है और इसे प्रतिबंधन को क्या कहते हैं, एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। अभी तक 900 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम की खोज हो चुकी है। 9 से अधिक प्रतिबंधन एंजाइम को खोजा जा चुका है। ये जीवाणुओं के 230 से अधिक प्रभेदों को अलग किया गया है इससे, और इनमें से प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम अनुक्रमों को पहचानता है। ठीक है, और डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, जीवाणु जैसे कोलाई यहाँ पर ले लिया गया है और इसी से निकाले गए हैं, आर और आर वाई अलग किए गए, प्रभेद किया गया। फिर ये 3 प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज और प्रतिबंधन न्यूक्लिएज। समय समय पर स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करते हुए लेते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा उसी में दिया गया था उत्पादन और अपघटन में अंतर लिखना था। तो पहले देख लेते उत्पादन और अपघटन में, प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन में। तो पहला अंतर क्या है, हरे पौधे उत्पादन में, हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या बनाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, और अकार्बनिक पदार्थों से ही क्या करते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका यूज करके ये क्या संश्लेषण करते हैं। ठीक है, और यह क्रिया क्या कहलाती है, सौर प्रकाश तथा पराहरित से यह उपस्थित होती है। हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा एक सरल अकार्बनिक पदार्थ से क्या बनाते हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बनिक भोज्य पदार्थ है। ठीक है, बायोमास का संश्लेषण करते हैं। यह क्रिया किसमें होती है, सौर प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में होती है। ठीक, सेकेंड दिया गया डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जीवाणु कवक आदि अपघटन मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों से। यहाँ पर क्या था, अकार्बनिक पदार्थों से, और यहाँ पर क्या है, कार्बनिक पदार्थों से। इससे क्या करता है, ये सरल पदार्थों से विघटित कर देते हैं उन्हें। इस प्रक्रिया में ऊर्जा, जल, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है और सरल अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, यहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, वो मुक्त करते हैं। यानी यहाँ पर कार्बनिक से अकार्बनिक होता है, यहाँ पर अकार्बनिक से कार्बनिक होता है और यहाँ पर कार्बनिक से अकार्बनिक होता है। फिर दिया गया है सूर्य की विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा होती है वो किस में बदल जाती है, रासायनिक ऊर्जा में बदलकर कार्बनिक भोज्य पदार्थों में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। इसे हम प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। फिर ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मा के रूप में मुक्त होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, अपघटन कहते हैं इसे। जब कभी भी विकिरण ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में बदले और कार्बनिक पदार्थों को संचित करें तो वो क्या होगी, प्राथमिक उत्पादन में आएगी। लेकिन जब रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा के रूप में मुक्त हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इस प्रक्रिया को हम अपघटन कहेंगे और यह उत्पादन क्रिया के ठीक विपरीत होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है, यह एक उपाचयी क्रिया है और यह क्या है, अपचयी क्रिया है।
उत्पादन में क्या होगा, उपचयी क्रिया होगी, एनाबॉलिक जो है एक्शन होगा, और इसमें कैटाबॉलिक एक्शन होगा। फिर दिया गया है यह ऊर्जा को पकड़ने की क्रिया है और यह ऊर्जा को मुक्त करने की क्रिया है। 3 अंतर पूछे थे, तो आप 4 अंतर याद कर लेंगे तो इतने काफ़ी होंगे। 4 याद कर लेंगे तो 3 तो पेपर में याद आ ही जाएंगे। फिर परजीविता और सहभोजिता में अंतर पूछ रहा था, तो देख लेते हैं परजीविता क्या होता है, सहभोजिता क्या होता है। दिया गया है पैरासिटिज्म और कॉमेंसलिज्म। इसमें कुछ पादप और अन्य पादपों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। पैरासाइट ही होते हैं जो अन्य किसी पादप पर या जंतु पर अगर निर्भर हो तो उन्हें हम पैराजीविता में रखते हैं या पैरासिटिज्म कहते हैं। जैसे कुस्कुटा दिया गया है, ये पूर्ण है, तना परजीवी होगा इसका, और विस्कम तथा लॉरेंथस ये कुछ पादपों के नाम दिए गए हैं जो कि परजीवी हैं। आंशिक तना इनका परजीवी होता है। रेफ्लेशिया और बेनिकूड ये भी एक पौधे का नाम है जो कि जड़ इसकी परजीवी होगी। और सेलेंटम एल्बम दिया गया है जिसकी आंशिक जो जड़ होती है अंदर की वो परजीवी होगी। प्रतिजीविता तथा परजीविता में एक जीव या पादप की हानि होती है। प्रतिजीविता कह ले इसे या परजीविता कहे, इनमें किसी न किसी एक पौधे का क्या होगा, हानि होगी। जैसे अमर बेल होगी, वो अगर आम के पेड़ पर चढ़ेगी तो क्या होगा, अमर बेल को तो पोषक मिल रहा है, वो बराबर चलेगा, लेकिन जो आम का पेड़ है वो सूख जाएगा, तो वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक को लाभ होगा और एक को हानि होगी। और नेक्स्ट है हमारा सहभोजिता में क्या होता है, जब एक जीव या पादप बिना दूसरे पादप जीव को हानि पहुंचाए लाभान्वित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सहभोजिता कहेंगे। इसमें क्या हो रहा था, वो एक को हानि पहुंचा रहा था, एक को लाभ, लेकिन इनमें क्या होगा, दोनों को ही बगैर हानि पहुंचाए एक दूसरे को लाभ मिलेंगे। ठीक है, जिसे उदाहरण के दिया गया है ऑर्किड, आरोही और कंठलताएं। फिर दिया गया है यही दोनों सहयोगी भौतिक संबंध स्थापित करते हैं और एक दूसरे को लाभान्वित करते हैं। जैसे राइजोस्पोरस माइक्रोफ्लोरा दिया गया है और कुछ यहाँ पर दिए गए हैं एग्जाम्पल। ठीक है, ऊपर रहता है और रक्षा कवच इसे प्रदान करता है, क्योंकि सी एनिमोन में दशाएं क्या होती है, कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इसके बदले में जो हमिट क्रैब की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसके कारण जो सी एनिमोन होता है भोजन तथा प्रजनन करने के लिए नए नए स्थानों को खोजते रहते हैं। तो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हमने क्या क्या देख लिया, पीसीआर देख लिया, प्रतिबंधन देख लिया, जैव प्रौद्योगिकी में कृषि का उपयोग हमने बताया हुआ, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये भी बता दिया, परजीविता के ही बेसिस पे लिया गया है। सहभोजिता भी बता दिया। परजीविता और सहभोजिता में अंतर बताया, परजीविता में एक को लाभ दूसरे को हानि होगी, सहभोजिता में दोनों को ही लाभ होते हैं। तो एक एक एग्जाम्पल लिख दीजिएगा बस। उत्पादन और अपघटन में भी वैसे ही एक दूसरे के विपरीत होंगे। फिर इसमें हमने जो है मलेरिया के बारे में हमने पहले ही चर्चा में बात कर ली है। ठीक है, उसके बाद ये जैविक और जैविक उर्वरा और बाइक्यूलोवेरियस ये हमारे सब वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, तो इन्हें आप जाके देख लीजिएगा, बार बार क्यों समय उस पर व्यर्थ करना। उसके बाद में अति लघुत्तरीय में हमने ये सारी चीज़ें करा दी हैं, बहुविकल्पी भी हमारे सारे हो गए थे। अब हमारा तीसरा पार्ट आता है लघुत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, उससे पहले हम देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न सेकंड। इसमें दिया गया है लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में कोई 3 अंतर स्पष्ट करने, और हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने को दोष देते हैं तो ऐसा क्यों, ये सही है या नहीं ये बताना है। एक संकर क्रॉस का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम, और डीएनए की कुंडलिनी में कौन सी वाटसन क्रिक की कृति है उसे हमें कल्पित करना है। तो चलिए देख लेते हैं।
3 अंदर पूछ रहा है ना। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं और गुरु बीजाणुधानी को हम मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, लघु बीजाणुधानी जो पुंकेसर के परागकोश में विकसित होता है। लघु बीजाणुधानी क्या होता है, पुंकेसर के परागकोश में स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो गुरु बीजाणुधानी है वो क्या करता है, अंडक के अंडाशय के जरायु में विकसित होता है। ठीक है, इनका विकास परागकोश के चारों ओर के कोनों पर होता है और इनका समानता कहाँ होता है, बीजांड पे होता है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी पुंकेसर के परागकोश में विकसित होते हैं, गुरु बीजाणुधानी अंडक के अंडाशय में विकसित होते हैं। ये परागकोश के चारों ओर होते हैं, पाए जाते हैं चारों कोनों पर, और ये समानतः बीजांड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस दिया गया है। लघु बीजाणुधानी जो होता है वो जो चारों ओर की बाह्य त्वचा होती है उसमें अंतःस्तर, मध्यस्तर, टेपिटम ये होती है, उनसे ये घिरा हुआ होता है। लघु बीजाणुधानी क्या होता है, चारों ओर से जो स्तराएं दी गई हैं इसमें अंतःस्तर, मध्यस्तर और टेपिटम इनकी घेरों से घिरा हुआ होता है। गुरु बीजाणुधानी के चारों ओर से क्या होता है, अंतः अध्यावरण होता है, ये उससे घिरा हुआ होता है, जिसे इंग्लिश में अंतः अध्यावरण को इंटीगुमेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है, अनेक लघु बीजाणु क्या होते हैं, मातृ कोशिका में अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु परागकण बनाते हैं। ये क्या होता है, एकमात्र गुरु बीजाणु, ये अनेक लघु बीजाणुओं द्वारा, और ये केवल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणुओं का निर्माण करता है। यहाँ पर असंख्य होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये अगुणित होते हैं, इनमें से 3 नष्ट हो जाती हैं और क्या बचता है, एक गुरु बीजाणु केवल क्रियाशील होता है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अगर इधर से उधर हुआ तो फिर पूरा अंतर गड़बड़ हो जाएगा। लघु बीजाणु क्या होता है, रेखीय चतुष्क और टी आकार में होता है, क्रॉसित चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होता है, और ये कैसा होगा, रेखीय क्रम में होता है। इसका क्रम नहीं बिगड़ेगा, रेखीय क्रम में होगा। लघु बीजाणु क्या होता है, लीनियर तो होता है, रेखीय होता है, लेकिन उसमें चतुष्क होता है 4। ठीक है, और टी आकार में होते हैं। ठीक, और ये चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। उसके बाद में और बताया गया था डीएनए का मॉडल जो विंकलेस और फ्रैंकलिन द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लिया होगा तो आपके पास होगा। इसमें क्या बताना है, डीएनए के मॉडल में वाटसन क्रिक द्वारा लिया गया था। इसमें विल्कन्स और फ्रैंकलिन ने एक एक्सरे द्वारा इसमें बताया था, आधार पर वाटसन और क्रिक ने मॉडल दिया था। विल्कन्स फ्रैंकलिन क्या होते हैं, इनके द्वारा दिया गया जो एक्सरे विवर्तन और डिफ्रैक्शन आंकड़े के आधार पर इन्होंने क्या किया, वाटसन तथा क्रिक ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या किया, डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया। विल्कन्स और फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्सरे और विवर्तन के आंकड़े के आधार पर वाटसन और क्रिक ने क्या किया, जो है एक द्विकुंडलित प्रतिरूप डीएनए का बनाया। ठीक है, जिसे द्विकुंडलित प्रतिरूप कहते हैं, मॉडल कहते हैं। वाटसन और क्रिक के प्रारूप में क्या हुआ, पॉली जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो श्रृंखलाओं के मध्य क्षार युग्मन की एक महत्वपूर्ण उपस्थिति को यहाँ पर दर्शाया गया। ठीक है, तो क्या हम बता रहे थे, कहा जा रहा था कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है उसमें जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है वो किस बात की होती है। ठीक है, इन वाटसन और क्रिक का जो न्यूक्लियोटाइड मॉडल था, जो डीएनए का मॉडल दिया था, उसमें क्या था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के श्रृंखला के मध्य में क्या हो, क्षार युग्मन की उपस्थिति का होना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है,
यह एक दूसरे की क्या होती हैं, पूरक होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। इस कारण क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षार क्रमों का ज्ञान होने पर दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के क्षार क्रमों का अनुमान हम लगा सकते हैं। अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला का हम क्षार क्रमों का अगर अनुमान लगा लें, ज्ञान ले लें, तो दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होगी उस पर जो क्षार क्रमों की संख्या होगी उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। यही इनकी विशेषता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की। अगर एक की श्रृंखला में हमें क्षार क्रमों का ज्ञान है तो हम दूसरे की जो है जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो दूसरी है उसमें हम पता लगा सकते हैं कि कितने क्षार होंगे एक क्रम में। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि डीएनए अणु के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में नई श्रृंखलाओं का निर्माण हेतु हम क्या करते हैं, टेम्पलेट से कार्य करवाते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, संतति में डीएनए का निर्माण होता है। क्या करेंगे, टेम्पलेट से कार्य करवाएंगे। क्या कार्य करवाएंगे, जब हमें नई श्रृंखला डीएनए का निर्माण करना होता है तब, और उसके फलस्वरूप क्या होगा, संतति में डीएनए का निर्माण होगा जो कि एक पैतृक डीएनए के जैसा होता है। ठीक है, प्रतिकृति मतलब क्या होता है, रेप्लिकेशन। इसके पूर्ण होने के पश्चात क्या होगा, डीएनए अणु बनाएगा। जब रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए क्या बनाएगा, एक अणु बनाएगा और उसमें एक पैतृक व एक नई निर्मित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। द्विगुणन की यह क्रिया अर्धसंरक्षी कहलाती है। अब इसमें द्विगुणन हुआ ना, डीएनए का एक अणु बना और उसमें एक पैतृक और एक नई निर्मित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, तो दो हुई, एक पुरानी और एक दूसरी नई वाली। तो इसमें द्विगुणन की जो ये प्रक्रिया हुई इसे क्या कहा गया, अर्धसंरक्षी यानी सेमी कंजर्वेटिव डीएनए या प्रतिकृति डीएनए या डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस ये कहलाती है। तो यहाँ पर ये इसका डायग्राम है वाटसन और क्रिक के मॉडल द्वारा। ठीक है, ये क्या दिए गए हैं, हमारे दो स्ट्रैंड है जिस पे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो है क्रम से ये जो क्षार है वो लगे हुए हैं। अगर एक पे हमें पता है तो दूसरे पे हम लगा सकते हैं, दूसरे पे ये होगा। जैसे यहाँ पर जी सी फिर टी ए फिर सी जी टी, तो एक श्रृंखला पे हमें पता होगा तो दूसरी श्रृंखला पे हम लगा सकेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की, और ये रेप्लिकेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा उसी में दिया गया था पक्षियों में लिंग निर्धारण। क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या दिया गया है। क्या दिया गया है, हाँ लघु बीजाणुधानी हो गया। उसके बाद यहाँ बताना है डीएनए कुंडलिनी की विशेषताएं बता दी। उसके बाद बताया गया था कि ये सब हमारे नेक्स्ट वीडियोस में मलेरिया के परजीवी के जीवन के संरचना के बारे में हमें सबसे नामांकित चित्र बनाना है, जो कि हमने पहले ही बता दिया नेक्स्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले की वीडियो में। उसके बाद हम बता रहे थे आपको कि जो लघु बीजाणुधानी होता है, गुरु बीजाणुधानी होता है, उनके बीच में अंतर जो कि हमने पहले देख लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न दूसरे के खा नंबर में, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल दोष महिलाओं को ही क्यों दिया जाता है, ये बताना है कि कहाँ तक सही है, ठीक है, और कहाँ तक गलत है। तो चलिए देखते हैं। उसी के साथ हम देखेंगे एक संकर क्रॉस को प्रभाविता नियम के द्वारा, जो पहला नियम उसका दिया गया है मेंडल का, वो भी इसी समय देखेंगे। परजीविता, लघु बीजाणुधानी में अंतर, विलियम फ्रैंकलिन। इसके बाद में मेंडल के नियम, फिर एक नहीं रखा। इसमें क्या बताया गया है मेंडल के नियम द्वारा, पहले ये देख लेते हैं। इसमें कहा गया है मेंडल के नियम को हमें एक संकरण क्रॉस द्वारा समझाना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसे दिया किसने था। तो मेंडल का नियम जो है वो कॉरेंस ने दिया था आनुवांशिकता के आधारभूत नियमों पर, जिसमें पहला हमारा नियम है प्रभाविता का नियम, और इसे एक संकरण क्रॉस द्वारा हमें समझाना है। तो एक संकरण क्रॉस कैसे होगा,
जब हम एक टॉल पेरेंट लेंगे, ठीक है, और एक बोना यानी ड्वार्फ लेंगे, तो इसमें एक ये समयुग्मकी और एक विषमयुग्मकी लेके हम इसका क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे और उसके बाद उसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, तो हमें 75% जो होंगे वो टॉल और ड्वार्फ मतलब जो 25% होंगे वो हमें बौने पौधे मिलेंगे और 75% जो होंगे वो लंबे पौधे मिलेंगे। तो इसको उदाहरण के द्वारा समझना है। लिखा है क्या होता है प्रभाविता का नियम, यदि कारकों के जोड़ों के दो सदस्य असमान हो, कारक के जोड़े क्या हो, दोनों सदस्य कैसे हो, असमान हो, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका कैपिटल टी, ठीक है। तो एक कारक जो होता है वो दूसरे कारक पर क्या हो जाएगा, प्रभावी हो जाएगा। मेंडल द्वारा दिए गए एक संकरण में प्रयोगों में F1 जो पीढ़ी होती है वो लक्षणों का सम्मिश्रण जो होता है उसमें अनुपस्थित होता है। इन परिणामों से क्या होता है, आनुवंशिकता की प्रभाविता की प्रक्रिया जो होती है उस बात का इसमें पता चलता है, ठीक है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक जोड़ी परस्पर विरोधी कारकों में से किसी एक कारक को जीन के दूसरे कारक में हम क्या करते हैं, इसका प्रदर्शन को रोक देते हैं। उसके बाद ऐसे कारक जो दूसरे प्रदर्शन को रोककर स्वयं प्रदर्शित हो जाते हैं वो कौन होते हैं, प्रभावी कारक होते हैं, डोमिनेंट फैक्टर होते हैं। जबकि दूसरा कारक जो होता है वो प्रदर्शित नहीं होता है, अप्रभावी कारक कहलाता है। प्रभाविता का नियम इस बेस पे है कि यदि वहाँ पर कोई टॉल पेरेंट है और ड्वार्फ पेरेंट है, इन दोनों का जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो F1 जनरेशन जो हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, TT और कैपिटल T स्मॉल t। इनका जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो देखेंगे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, फिर क्या होगा, फिर इसका जब इससे होगा तो यहाँ पर क्या होगा, 75% निकलेगा, कैपिटल टी और ये कैपिटल T स्मॉल t, यानी जो ये होगा ये 75% होगा और जो ड्वार्फ होगा वो 25% होगा, 25% होगा। उसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है, मेंडल ने क्या किया है, एक लंबे तने वाले पौधे मटर के पौधे को लिया है और उससे एक छोटे तने वाले मटर के पौधे के साथ संकरण कराया है, जिसमें देखा गया है कि F1 पीढ़ी से प्राप्त जो तने होते हैं वो लंबे होते हैं। F1 पीढ़ी में क्या होता है, फिर स्वनिषेचन कराया जाएगा और स्वनिषेचन में हमने क्या देखा कि जो लंबे पौधे होंगे उनकी जो प्रतिदर्शकता होगी वो 75% होगी और जो ड्वार्फ पौधे होंगे, बौने पौधे, उनकी जो प्रतिशतता होगी वो 25% होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेंडल का नियम, वो भी एक संकरण क्रॉस द्वारा। उसके बाद दिया गया है कि समाज में जो लड़कियां पैदा होती हैं तो केवल महिलाओं को ही क्यों दोष दिया जाता है, इसको समझाना है हमें कि कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। तो ऐसे बताया गया है कि जो मानव में होता है वो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से क्या होता है, 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो समजात होते हैं। जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है वो स्त्रियों में XX होता है और इनमें XY होता है। यानी अगर हम मेल की बात करें तो उसमें XY + 22। तो ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं ये मेल और फीमेल में क्या होते हैं, दोनों में समान होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र दोनों में समान ही होते हैं, ये समजात होते हैं, ठीक है। और जो लिंग गुणसूत्र होता है 23वीं जोड़ी का, ये क्या होता है, ये अलग अलग होते हैं। मेल में XY और फीमेल में XY होते हैं। युग्मन जनन द्वारा स्त्रियों के अंडाशय में उत्पादित सभी अंडाणु 22 + X गुणसूत्र वाले होते हैं, 22 + XX गुणसूत्र वाले होते हैं। जबकि पुरुषों में वृषण में उत्पादित जितने भी होते हैं वो 50% शुक्राणु और 50% शुक्राणु X और 50% शुक्राणु Y में होते हैं। प्लस इस कारण क्या होता है, जो स्त्रियों में होता है वो समयुग्मकी होता है और पुरुषों में क्या होता है, विषमयुग्मकी होता है। अगर इसका हम क्रॉस करें तो उससे हम पता कर सकते हैं
कि संतति के लिंग निर्धारण में कौन सबसे उत्तरदायी होता है, जनक होता है या उसकी माता। तो हम देखते हैं क्रॉस कराने पर मेल और फीमेल, इसमें हमने ले लिया XY और इसमें ले लिया हमने XX। जब X का क्रॉस फीमेल के X से हुआ तो यहाँ पर XX, ठीक है, फिर X का क्रॉस X से हुआ तो XX, लेकिन जब Y का क्रॉस X से होगा तो यहाँ पर क्या बनेगा XY, अर्थात वहाँ पर संतति जो होगी उसका लिंग निर्धारण XY, यानी वो जो होगी वो पुत्र संतति होगी, और जब X का XY से हुआ तो XY अर्थात पुत्र की संतति होगी। जब मेल का X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से मिलेगा तो पुत्री संतति प्राप्त होगी। जब मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X से क्रोमोसोम से मिलेगा तो XY यानी पुत्र संतति प्राप्त होगी। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि मेल और फीमेल में यानी मानव नर और मादा में जो है लिंग गुणसूत्र का निर्धारण पुरुष करते हैं, ना कि स्त्रियां करती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं वो हमने सॉल्व कराए हैं, तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अब हमारी बारी आती है एक संकरण क्रॉस द्वारा हमने ये समझा दिया हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल दोष महिलाओं को दिया जाता है, ये कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत ये बता दिया गया। उसके बाद में हम लघु प्रश्न फर्स्ट पे आते हैं। इसमें हमें बताना है पक्षियों में लिंग निर्धारण जो कि 2 नंबर में आता है, वाटसन और क्रिक के मॉडल को दर्शाना है, प्रतिरक्षा क्या होता है और आर्किड, ठीक है, तो ये देख लेते हैं। और एक स्थलीय तंत्र, सबसे पहले हम देखेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो पक्षियों में लिंग निर्धारण इस प्रकार होता है, 2 ही नंबर में लिखना है। तो आप अगर आप फिगर आउट कर देंगे उसके बाद 2 लाइन का लिख देंगे तो उसमें कुछ नहीं जाएगा। तो लिख दीजिए इसमें पक्षियों में जो लिंग निर्धारण है गुणसूत्र, इसमें मादाएं जो होती हैं, क्योंकि जंतु में मानव में पुरुष जो है लिंग का निर्धारण करता है, लेकिन पक्षियों में मादा जो होगी वो लिंग गुणसूत्रों का निर्धारण करेगी। उसमें पुरुष विषम युग्मकी होता है, लेकिन जो पक्षियों में होगा उसमें मादा विषम युग्मकी होगी। अर्थात जो पक्षियों में मादा जो होगी वही लिंग गुणसूत्र का निर्धारण करेगी कि संतति कैसी होगी। पक्षियों में मादाएं लिंग गुणसूत्रों में ZW विषमता दर्शाती है, इसका जीन ZW लिया गया है, जबकि नर में क्या होता है समजात लिंग गुणसूत्र होता है, ZZ पाया जाता है। अतः शुक्राणु या नर युग्मक एक ही प्रकार का Z गुणसूत्र युक्त होता है। अतः पक्षियों में नर को हम क्या कहते हैं समयुग्मकी कहते हैं, मादा में लिंग गुणसूत्र क्या पाया जाता है ZW पाया जाता है, तो जिसकी वजह से हम इसे क्या कहेंगे विषम युग्मकी कहेंगे, हेट्रोगैमेटिक कहेंगे इसे। निषेचन के पश्चात क्या होता है Z गुणसूत्र अंडाणु जो होगा वो नर पक्षी के ZZ से और W गुणसूत्र जो अंडाणु होगा वो पक्षी के ZW से लिया जाएगा। इसमें क्रॉस यहाँ पर कराया गया है। मेल बर्ड होमोजाइगस है, इसमें ZZ लिया गया है, और फीमेल बर्ड कैसी है हेट्रोजाइगस है यानी विषम युग्मकी है, तो इसमें ZW लिया गया है। इन दोनों के बीच के गैमेट, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस लिखा है, गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है एक जिसमें क्या होता है इनके गैमेट्स को अलग करके उसके बाद उसका फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो यहाँ पर Z एक गैमेट अलग कर लिया गया, उसे भी सेपरेट कर लिया गया। यहाँ पर ZW 2 क्रोमोसोम है, इनको भी एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे। उसके बाद में एक Z गैमेट को फीमेल के एक Z क्रोमोसोम से जब हम फर्टिलाइज कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा मेल बर्ड मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मेल बर्ड के Z क्रोमोसोम से जब हम ZW को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा फीमेल बर्ड मिलेगी। तो इस चीज़ से हमें क्या पता चला कि जो फीमेल बर्ड होती है वो
लिंग गुणसूत्र का निर्धारण करेगी कि हमारी संतति किस प्रकार की होगी। उसके बाद में उसी में नेक्स्ट दिया गया था हमारा कि प्रतिरक्षा क्या होता है। तो प्रतिरक्षा को हम डिफाइन करेंगे, 2 ही नंबर में पूछा जाता है तो हम कॉमा के अंदर वाले पार्ट को भी लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं क्या होता है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के रोगजनक हमारे शरीर में संपर्क आते हैं, लेकिन यदा कदा ही कोई रोगाणु होगा जो हमारे अंदर उत्पन्न करने में सक्षम होता है। हमारे शरीर इनसे अपनी रक्षा करने में सक्षम होते हैं। शरीर का वह तंत्र जो रोगाणुओं से हमारी रक्षा करे तो वो क्या होंगे, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र बनाएगा और उसे विशिष्ट प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब इसकी मेन डेफिनेशन क्या है। शरीर से बाहर के किसी भी पदार्थ या रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश को पहचानने तथा प्रतिक्रिया स्वरूप शरीर की कोशिकाओं व कोशिकीय उत्पादों का प्रेरण उसी पदार्थ से मुक्ति दिलाने में क्षमता जो कहलाती वही हमारी प्रतिरक्षा होती है। इफ यू वांट देन यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट हमारा है, इसके बाद बताया गया है कि जो हमारा रेखीय होता है निरूपण आरक्षी, तो इसमें थोड़ा इंग्लिश में डायग्राम है, हम समझा दे रहे हैं हिंदी में। क्या लिखा है, अ ट्री ग्रोज इन द सॉइल। एक ट्री है वो हमारी मिट्टी में उग रहा है। उसके बाद इसका बताया गया है, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। अगर उसकी जो पत्ती है वो मैदान पे या क्षेत्र में भूमि पर गिरती है तो क्या होता है, सम आर ईटन बाय इंसेक्ट। कुछ जो पत्तियाँ होंगी वो जो हमारे इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनसे वो क्या होंगे, खा जाएंगे या अदर एनिमल उन्हें खा लेंगे। न्यूट्रिशंस एंड एनर्जी एंटर फूड वेब। और जो पत्ती की न्यूट्रिशन होगी, जो पोषक पदार्थ होंगे और जो उनकी ऊर्जा होगी वो एंटर कर जाएगी फूड वेब यानी खाद्य जाल में प्रस्तावित कर जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, सम न्यूट्रिशन लीच इनटू सॉइल। और कुछ न्यूट्रिशन जहाँ पर वो गिरी होती है वो मिट्टी में चला जाता है क्योंकि केमिकल एक्शन वहाँ पर होता है। उसके बाद में वहीं से क्या हो जाएगा, इसका या तो कुछ लीव्स जो होंगी पार्शली कंज्यूम हो जाती हैं, कुछ पत्तियाँ अगर गिरती हैं तो वो डिकम्पोज यानी अपघटित भी हो जाती हैं, सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया। जैसे कि डिकम्पोज उन्हें कौन करता है, फंगी और बैक्टीरिया करते हैं। दे बिगिन टू लॉस फॉर्म एंड बिकम लिटर। और वो क्या करते हैं, उन्हें लॉस यानी खो देते हैं, फॉर्म मतलब बना देते हैं, बिकम अ लिटर एकदम छोटा जो हमें दिखाई न दे। उसके बाद यहाँ पर बताया गया उससे क्या होगा, फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवॉर्म बैक्टीरिया सॉइल माइट्स एंड फंगी से। और अक्सर क्या होता है, कुछ चीज़ों में डिकम्पोज कौन करता है, जो अर्थवर्म्स जो हमारे एस्केरस होते हैं, केचुए होते हैं, बैक्टीरियाज जो जीवाणु होते हैं, सॉइल माइट्स और जो मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, फंजाई होते हैं, ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक रिच सॉइल वहाँ पर जो होती है मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करती है। ये हमारी लाइफ साइकिल थी, इसे वहाँ पर बनाना था जो कि हमने बता दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो आर्किड होता है वो आम के वृक्ष पर किस प्रकार मतलब कि जो है सहजीविता वहाँ पर करता है, सहभोजिता। सहभोजिता का मतलब अभी हमने देखा था कि सहभोजिता में क्या होता है, वो एक दूसरे को हानि नहीं पहुँचाते हैं, ठीक है, लाभ ही देते हैं। आर्किड आम के वृक्ष के मध्य में सहभोजिता होता है। इसमें क्या होता है, आर्किड को तो लाभ होता है लेकिन आम के वृक्ष को क्या होता है, वहाँ पर लाभ नहीं होता। परजीविता में हमने देखा था कि दोनों को ही लाभ होते हैं सहजीवी में, लेकिन सहभोजिता में क्या होता है, एक को लाभ होगा और एक को लाभ नहीं होगा। तो यहाँ पर लेकिन आम के वृक्ष को क्या हो रहा है, लाभ नहीं हो रहा है। अधिपादप आर्किड आम के वृक्ष की शाखाओं पर उगते हैं लेकिन इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसकी आर्द्रताग्राही जड़ें वायुमंडल से नमी को अवशोषण कर लेती हैं और जो वृक्ष है उसको पोषण प्रदान करती रहती हैं। तो हमने पूरे मॉडल पेपर को आज सॉल्व कर लिया है। वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको नोट करते रहिएगा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों के पास भी पहुंच जाए। If you feel that the upcoming lecture videos can be improved, then please write your comment in the comment section box and never forget the like, subscribe and share this channel. Thank you for watching till the end of this video.